हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज कैपिटल बजटिंग का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच बताया था, जिसमें हमने कैलकुलेट किया था पे बैक पीरियड। आज जो सम कर रहा हूँ ये मैं विपुल पब्लिकेशन SYBBI एंड SYBMS को रेफर किया, BIM को रेफर किया जाता है, इस बुक से पढ़ा रहा हूँ। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये सेम चीज TY BAF को है आपके सिलेबस में। जो मैं अभी करवा रहा हूँ TY BAF को सेम है, और ये चीज SYBBI और SYBIM को है। ओके, बीकॉम को भी है, बट ये बुक में बीकॉम का नाम नहीं है, इसके लिए बता रहा हूँ। ये जो विपुल पब्लिकेशन है, विपुल पब्लिकेशन के सम्स लिया है मैंने कल भी बताया था। मैं सम्स इसलिए इन अलग अलग बुक से ले रहा हूँ कि इससे जो कंसेप्ट से आपके इजीली क्लियर हो जाएंगे। फिर आप आपके टेक्स्ट बुक के सम्स देखो, आपको समझेगा तो सेम है। ठीक है, आज जो भी मैं करने वाला हूँ ये SY बीकॉम, SYBBI, TY BAF तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पे बैक पीरियड ही कैलकुलेट कर रहे, कल भी अपने पे बैक किया था, मालूम था। अलग अलग कैश इनफ्लो होता है, कितना पैसा चाहिए वो दिखाते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स दिखाते हैं, बराबर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया। मिमोसा कंपनी लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड इन अ मशीन कॉस्ट ₹9 लाख। क्या ये 9 लाख? 9 लाख क्या है? कैश आउटफ्लो है। अच्छा, तो भाई मुझे कैश आउटफ्लो मिल गया 9 लाख। निकिता बराबर है। कैश आउटफ्लो का करना क्या है? अपने को इतना पैसा जमा करने का। अब उसके लिए उसने बोला है फॉलोइंग डिटेल्स आर एस्टिमेटेड। रिट्रीचमेंट इन द स्टाफ, 4 स्टाफ जिसका सैलरी होगा 20,000 रुपए। ये रिट्रीचमेंट होता क्या है एक्सप्लेन करता हूं। अभी के लिए 4 स्टाफ लगेगा जिसका पगार है 20,000। एडिशनल स्टाफ अगर लगता है तो 1 स्टाफ एडिशनल लगेगा, जिसको सैलरी कितना देना पड़ेगा? 1 स्टाफ के लिए एडिशनल सैलरी विल बी 40,000। सेविंग इन वेस्टेज, वेस्टेज बचाने का, अगर एडिशनल स्टाफ रखते हो तो वेस्टेज का जो पैसा है वो बच जाता है। कितना बचता है? सेविंग इन मेंटेनेंस का पैसा बचता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल आता ही है। कैलकुलेट करना है पे बैक पीरियड इग्नोरिंग टैक्सेशन एंड डेप्रिसिएशन। कल मैंने बताया था आपको कि भाई नेट प्रॉफिट से भी कैश इनफ्लो मिलता है, तो यहाँ पे एक्सपेंस और इनकम रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया गया है, और जो भी एक्सपेंस है, जो भी इनकम है, कैश एक्सपेंसेस है, कैश इनकम्स है। कैश फ्लो के लिए अपने को कैश एक्सपेंसेस ही लेना पड़ता है और कैश इनकम ही लेना पड़ता है, तो अपने को पता चलेगा कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट करता हूं, एक एक्सपेंसेस का पार्ट और एक इनकम का पार्ट। एक्सपेंसेस में मेरे पास क्या क्या एक्सपेंसेस है? सैलरी टू स्टाफ जाने वाला है, एडिशनल सैलरी जाने वाला है, बट सेविंग होने वाला। सेविंग तो इनकम आ जाएगा, हाँ या नहीं? सेविंग इन वेस्टेज कितना भाई? सेविंग इन वेस्टेज। और क्या सेविंग होने वाला? मेंटेनेंस कितना? बराबर। अब बात करता हूं वो रिट्रीचमेंट और एडिशनल स्टाफ के बारे में। नॉर्मली अगर मैं किसी को काम पे रख रहा हूं तो उसका सैलरी रहता है 20,000 रुपए, लेकिन अगर एक्स्ट्रा पगार देना पड़े, एक्स्ट्रा स्टाफ रखना पड़े, तो पगार आएगा 40,000। बराबर। इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं मेरा पगार बचा रहा हूँ। बेसिकली क्या हुआ कि मेरे कंपनी का पॉलिसी है कि पगार 40,000 देना पड़ेगा, बट मैंने क्या किया, अपने पहचान वाले को रखा और उनको क्या बोला, 20,000 में कर लेगा। तो इसका मतलब है मेरा सैलरी जो है 20,000 रुपया बच रहा है। फर्क समझ में आ रहा है? हाँ, एक बाजू इनकम दिखाओ, एक बाजू एक्सपेंस दिखाओ तो भी चलेगा, या सिर्फ इनकम दिखाओ तो भी चलेगा, एक्सपेंस नहीं दिखा के। वापस सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई मेरे को स्टाफ अपॉइंट करने का, तो बाहर मार्केट में चल रहा है एक स्टाफ का इस बिजनेस के अंदर कि भाई कम से कम 15,000 रुपया सैलरी होना चाहिए, बट मैंने मेरे पहचान वाले को लाया, मिला यार प्रॉब्लम है, एक काम कर 5,000 में एडजस्ट कर ले। मतलब ठीक है सर कर लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं 15,000 से अगर वो 5,000 में आ रहा है तो कंपनी का 10,000 रुपया बच तो रहा है।
तो अगर आप 15,000 इंटू सैलरी दिखाओगे तो बचने का सैलरी भी दिखाना पड़ेगा, या अदर वे राउंड सिर्फ कितना बच रहा है उसका दिखा दो तो खर्चा एडजस्ट हो गया। फर्क समझ में आया? तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं इनकम कितना बच रहा है। तो नॉर्मल सैलरी कितना है कंपनी का, दे कितना रहे, मतलब कितना बच रहा है, कितने स्टाफ के लिए बचेगा, 4 स्टाफ का इनकम कितना होगा, 20,000 इंटू 4 के हिसाब से ये मेरा इनकम है, और ये कैश इनकम है मेरा। सैलरी बच रहा मतलब कैश इनकम ही होगा ना। बट खर्चा तो होगा, 40,000 खर्चा तो होगा ही। एडिशनल स्टाफ का तो पूरा 40,000 जाने वाला है। इसका पगार बच गया मेरा, बट इसका पगार जाने वाला है। समझा या नहीं? पक्का? एक एडिशनल स्टाफ रखा उसको 40,000 देने का ही है, उधर कुछ भी बच रहा नहीं है। लेकिन इधर 4 स्टाफ रखा तो उनको 40,000 नहीं देने का है। अगर मैं 40,000 देने वाला तो एक बाजू 40,000 इंटू 4 करूंगा और एक बाजू 20,000 इंटू 4 करूंगा, तो इनकम इनडायरेक्टली आ जाएगा। समझा? मतलब टोटल 5 लोग का पगार है, जिसमें से मैंने 4 लोग का इनकम दिखाया और एक का खर्चा दिखाया। नहीं या हाँ? नहीं। और किसको नहीं समझा? 2 3 समझा? पूछ रहा हूं ना मैं, हर शेर को समझा बेटा? एग्जाम्पल, मैंने 5 लोग को काम पे रखा है। कितने? 5 लोग। मार्केट में पगार चल रहा है 40,000, तो 5 लोग का पगार कितना आएगा, 40,000 इंटू 5 कितना खर्चा आएगा, 2 लाख खर्चा आएगा। अब मैं 5 और 4 का कैलकुलेशन दिखाता हूं। 4 और 1, 5 लोग। 4 इंटू 40, 1,60,000। एंड 1 इंटू 40, 40,000। ये मेरा खर्चा है। एग्री करते हो? अब मैं फायदे की बता रहा हूं। क्या मैं ये 4 लोगों को 40,000 दे रहा हूं? इसको तो 40 दे रहा हूं, इसका तो कुछ भी बच रहा नहीं है, बट इसके केस में मेरा पैसा बच रहा है। कितना पैसा बच रहा है? तो भाई 4 स्टाफ पे 20,000 बच रहा है। कैसे बताया ना, उसको पगार 20,000 ही मिल रहा है ना, तो 40 देना था, 20 ही दे रहा हूं मैं, तो मेरा इनकम कितना हो रहा है यहाँ पे, 80,000। क्लियर? हाँ। तो अब अदर वे राउंड में ये दिखा सकता हूं, 1,60,000 का खर्चा, 80,000 का इनकम, तो खर्चा कितना हो गया, 80,000। लॉजिक समझ में आया? हाँ। बट यहाँ पे मैंने वो 80,000 नहीं बता कि मैंने क्या बताया, सिर्फ मेरा इनकम कितना बचा, क्योंकि इनकम दिखाना है, पैसा दिखाना है, कैश इनफ्लो दिखाना है, आउटफ्लो नहीं दिखाना है। समझ में आया? बट ये आउटफ्लो क्यों दिखा रहा हूं, ये तो लगेगा ही, ये तो जाना ही, क्योंकि एडिशनल पूरा पैसा जा रहा है। बट इस केस में कितना पैसा बच रहा है वो दिखाया मैंने। अभी समझा? हाँ। तो ये 80,000 मेरा कैश इनफ्लो हुआ, बट ये मेरा कैश आउटफ्लो हुआ। ये मेरा इनकम है, ये मेरा इनकम है। उसके अलावा और कुछ है क्या? नहीं। चलिए स्टेटमेंट प्रिपेयर करता हूं। स्टेटमेंट ऑफ कैश इनफ्लो। तो पहला सेविंग, किसमें? सेविंग इन वेस्टेज। कितना? 40,000। फिर सेविंग इन मेंटेनेंस 10,000। फिर सेविंग इन सैलरी 80,000। ये सब मेरा क्या है, कैश इनफ्लो, बराबर 1,30,000। एग्री? कैश आउटफ्लो में पहला है इलेक्ट्रिक बिल। कितना इलेक्ट्रिक बिल? 10,000, 15,000। उसके बाद और कुछ खर्चा है क्या? स्टाफ सैलरी, बराबर टोटल 55,000, बराबर इनकम माइनस एक्सपेंस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा नेट कैश इनफ्लो। वो उसके नीचे ही लिखना, मैं यहां पे लिख रहा हूं। कितना आ रहा है? सम समझा?
ये स्मॉल स्केल पे वो आगे बढ़ जाएगा, बट कैलकुलेशन का कंसेप्ट समझना है। हाँ, मैंने वही बताया, आई एम कैलकुलेटिंग व्हाट, एक्चुअल कैश इनफ्लो। यहां पे ये 40 का खर्चा हो रहा ही है, एडिशनल स्टाफ का तो पैसा गया, इधर तो पैसा जाने वाला ही था, तो इसमें कितना बचा मैंने वो दिखाया। मैंने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया क्या? मैंने सिर्फ कैश इनफ्लो कैलकुलेट किया है, बट उस इनफ्लो में ये आउटफ्लो जाने वाला ही है, फिक्स है, इसलिए ये खर्चा दिखाना पड़ा। ठीक, तो अब मेरा कैश इनफ्लो कितना है, मुझे पैसा कितना लगाना है, तो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला है कैश आउटफ्लो अपॉन कैश इनफ्लो। यहां पे कांस्टेंट है ना इनफ्लो, अभी ईयर वीर तो आएगा नहीं, तो 9 लाख कल करवाया है, डिवाइड बाय 75,000, 12.12, तो 12 ईयर में आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट सम, कल ऐसा कुछ सम किया था आपने। कैलकुलेट वापस से पे बैक पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ सफर लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है, कैश आउटफ्लो 10 साल इसका लाइफ है, टैक्स रेट दिया है 50%, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन दिया है, टैक्स रेट दिया है। कल मैंने बताया था आपको, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा तो पहले डेप्रिसिएशन माइनस होगा, फिर बिफोर आफ्टर डेप्रिसिएशन आएगा उसमें टैक्स माइनस होगा, और फिर से डेप्रिसिएशन ऐड होगा, तो ऐड होके जो पैसा आएगा वो मेरा कैश इनफ्लो होगा। यहाँ पे अलग अलग प्रॉफिट से मतलब कैश इनफ्लो अलग अलग आएगा। तो ईयर 1 2 3 4 ईयर्स है, यहाँ पे पहले मैं लिखता हूं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि बिफोर डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन माइनस करके दिया हुआ है ना, तो बिफोर टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन बोलोगे तो भी चलेगा। तो कितना दिया है? 30,000। वो भी क्यों लिख रहा हूं मैं, डायरेक्टली आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, देख लो 30,000 का 50% निकालो 15,000, 50 का 50% 25, मतलब आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, तो क्यों इतना कॉलम बनाने का। तो मैं बनाता हूं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन, बराबर है। इसमें हम ऐड करेंगे तो मुझे मिल जाएगा कैश। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आ गया 15,000, कल का लेक्चर में किया है समा, फिर 20 सब में डेप्रिसिएशन 10,000 कांस्टेंट है, तो ये हो गया तुम्हारा 25,000 कैश इनफ्लो, 35 30 30। कितने पैसे की जरूरत है, तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव का कॉलम बन जाएगा, पहला 25, फिर 50 60 हाँ 90 120, मतलब अपने को 1 लाख चाहिए, तो अपना आंसर 3 और 4 के बीच में आएगा। पे बैक पीरियड इज इक्वल्स टू ईयर प्लस कितना पैसा रिक्वायर्ड है 10,000, 90 तक आ गया है ना, अपॉन कितना पैसा आया इंटू 3 प्लस 3.99 4 मंथ्स। समझ में आ गया? पक्का समझा? अब मैं मल्टीप्लाई बाय मंथ करता हूं, लेकिन कुछ टीचर्स नहीं करते, बट मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी आज वापस क्लियर करता हूं व्हाई आई मल्टीप्लाई। मुझे 10,000 रुपया चाहिए, 3 साल तक 90,000 मिल गया था, मतलब जो भी 10,000 मिलेगा ये इसी ईयर में मिलेगा, बट इस ईयर में कितने मंथ्स में मिलेगा वो फाइंड करना है। तो सिंपल हिसाब है, ये जो 30,000 मुझे मिला है वो कितने मंथ्स के लिए मिला है, और मुझे कितने मंथ्स के लिए कितना पैसा चाहिए, तो ये कितने मंथ में मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा ना क्रॉस,
10,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 30, इसलिए मैं ऐसे ही करता हूँ। समझ में आया? सर हमारा टेक्स्ट बुक का आंसर अलग हो जाएगा क्या? टेक्स्ट बुक में मल्टीप्लाई नहीं करते सर। नहीं करते, आपको नहीं करना, आपका टीचर बोलता है मत करो मत करो, मेरा कोई नुकसान नहीं है, आपको आंसर अप्रॉक्स सेम ही रहेगा। समझ में आया क्या? तो ये फॉर्मूला गलत नहीं है। ओके, कुछ टीचर्स के बुक के अंदर डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं है, आपके मनन प्रकाशन में भी नहीं है, मतलब आईनापुरी टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, बट अभी ये विपुल में देखो इसमें किया हुआ है, मतलब वो वेरी करता है। बोलो, यूनिवर्सिटी पेपर में भी चलेगा बेटा, दोनों अप्रूवल है। डन है यहां तक? चलिए बढ़िया है, बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या? इफ द नेट कैश आउटले ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इज 30,000, मतलब कैश आउटफ्लो दिया है। एनुअल कैश इनफ्लो फॉर द 5 years आर, 5 साल का कैश इनफ्लो दिया है, कैलकुलेट करना है पेबैक पीरियड, सिंपल सा समय। चलिए पहला ईयर 1 2 3 4 5, कैश इनफ्लो पहले 9,000, फिर 12,000, 8,000, 4,000, 5,000, क्यूमुलेटिव 9,000, 21,000, 29,000, 33,000, 38,000। मुझे कितना पैसा चाहिए? तो 29 और 30, मतलब इधर ही आंसर है। तो पे बैक पीरियड विल बी ईयर प्लस कैश आउटफ्लो, सॉरी कैश रिक्वायर्ड अपॉन कैश इनफ्लो इंटू 12। ईयर में 3 years तो फिक्स है, 29 आ चुका है, बराबर है। 1,000 की जरूरत है, कितना? 3 year 3 months एग्जैक्ट। 3.3 लिखोगे तो भी चलेगा, 3 years 3 months लिखोगे तो भी चलेगा। 3.25 is equivalent to 3.3 years। हाँ समझ में आया? 25 है ना, 5 का एक कैरी फॉरवर्ड होगा 3। चल डन है। चलिए, तो आई होप पे बैक पीरियड में कॉन्फिडेंस है। हाँ पक्का ना? चलिए सम देखते। एक्सेल ट्रेडिंग कंपनी, भी छोटे छोटे सम से थोड़े बड़े हो गए, बट करना वही है जो आपने अभी किया था। Excel Trading Company is considering the purchase of a new machine for immediate expansion program. There are 3 types of machine in a market for this purpose. The details are as follow. 3 टाइप के अलग अलग मशीन है और उनका कॉस्ट दिया है। कॉस्ट ऑफ मशीन ए का है 17,500, इसका 12,500, इसका 9,000। अपने को डिसाइड करके उनको बताना है कि कौन सा हमको परचेज करना है। अपने को जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है उसके 3 ऑप्शंस मेरे पास दिए गए। एस्टिमेटेड सेविंग इन द स्क्रैप, सेविंग इन द स्क्रैप मतलब भंगार में कितना पैसा बच सकता है, तो इनकम हो गया। अभी सेविंग बताया था ना मैंने, सेविंग इनकम होता है, तो ये इनकम है। एस्टिमेटेड सेविंग इन डायरेक्ट वेजेस, अगर मशीन लगाएंगे तो पगार वेजेस बढ़ जाएगा, इनकम है। एडिशनल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल पर खर्चा एक्स्ट्रा आएगा, एक्सपेंस है। एक्सपेक्टेड सेविंग इन इनडायरेक्ट मटेरियल पर एनम, ये भी सेविंग है। एडिशनल कॉस्ट खर्चा है, एडिशनल कॉस्ट खर्चा है। लाइफ दिया 10 साल, 6 साल, 5 साल। टैक्स दिया है 40%। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस मैनेजमेंट विच टाइप ऑफ मशीन शुड बी परचेज ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड। चलिए, तो सबसे पहला मैं ले लेता हूं, यहाँ पे एक्सपेंस के नाम पे देखूंगा तो एक्सपेंस में भी एक्सपेंस भी दिया है और इनकम भी दिया है, तो सेविंग्स बना लेता हूं। तीनों को साथ में सॉल्व करता हूं, इजी हो जाएगा। मशीन ए, बी एंड सी। सबसे पहला इनकम लिख लेता हूं। सेविंग किस में हो रहा है भाई? सेविंग इन स्क्रैप। सेविंग इन स्क्रैप पहले में 400, 750, 250 बराबर। फिर सेविंग इन डायरेक्ट वेजेस 2,000,
फिर वेरी गुड। उसके बाद खर्चा है, सेविंग इन इनडायरेक्ट कितना 100 डैश 250 बराबर है। फिर और कुछ नहीं, बाकी सब तो एक्सपेंस है ना। टोटल ले लेंगे 7 4 11 12 3250। क्या बात है शेट्टी, वेरी गुड। ठीक है, इनकम हो गया। अब एक्सपेंसेस ले लेता हूं। एक्सपेंसेस के अंदर सबसे पहला है एडिशनल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। एडिशनल कॉस्ट कितना है, पहले में डैश, फिर 400, फिर डैश। फिर एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का कितना है 750, 550, 500। फिर एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन, पहले में डैश 800 और एस्टिमेटेड लाइफ दिया गया है। टोटल कितना है 1750। बराबर। अरे समझा, चलिए इनकम मालूम है, एक्सपेंस मालूम है, तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट बराबर मतलब कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो 3250 माइनस 750 2000 समझा। 6750 माइनस 1750 अब कोई टैक्स रेट वगैरह क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन निकालो। हाँ नहीं दिया है क्वेश्चन में, आप देखो कॉस्ट ऑफ मशीन दिया है और उसका लाइफ दिया हुआ है 10 साल, 6 साल और 5 साल। और क्या मुझे उसका स्क्रैप वैल्यू दिया है? हाँ, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। ये ऐसा इसके पहले किया हुआ है। तो पहले मशीन की बात करता हूं, तो पहले मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट है 17,500, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, अपॉन लाइफ कितना है 10, 1750। अरे समझा। उसके बाद यहां पे आ जाता हूं 12,500 डिवाइड बाय 6 2084। ओके ठीक है। 9,000 डिवाइड बाय 5 अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, वो जो अपन डेप्रिसिएशन करते हैं ऐड और लेस। ये मेरा कैश आइटम है, इतना मैंने कैश कमाया है, प्रॉफिट अज्यूम करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। फिर हम इसके अंदर माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। बट डेप्रिसिएशन क्या होता है, नॉन कैश आइटम होता है। टैक्स कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस किया, समझ में आया, और इसलिए ये डेप्रिसिएशन को बाद में अपन ऐड करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस हो रहा है, कितना है 1750, फिर 2084 और यहाँ पे 1800, 750, 2916 बराबर रहेगा 2916
450। प्रॉफिट समझ में आ गया? पक्का समझा है? कळलं का? नहीं? माइनस किया, अब लेस टैक्स। ऐड क्यों करो? टैक्स निकालना ना, कितना है 40%, तो 750 का 40% निकालो। 750 का 40% 300, 2916 का 40% 1166। हाँ 66 ले लेता हूँ। और 450 का 40% 18। क्या हुआ, कुछ डाउट है? जैसे टैक्स माइनस करोगे, 750 में से 300 माइनस करोगे 450 माइनस होगा। 2916 में 1166 माइनस होगा 17 और 450 में 270। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वापस डेप्रिसिएशन, कितना 1750, फिर 20841800। कैश इनफ्लो इधर 2200, इधर 3834। हाँ, कैश इनफ्लो कैसे कैलकुलेट हुआ समझ में आया क्या? अब तीनों मशीन का कैश इनफ्लो विल बी कांस्टेंट। मशीन ए भी है, मशीन बी भी है, मशीन सी भी है। अब अपने को डिसाइड करना है कौन सा लेना है, और उसी के लिए अपने को क्या कैलकुलेट करने बोला है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड हम डिसाइड करेंगे कौन सा मशीन अपने को खरीदना चाहिए। तो आप उसके लिए कैसे कैलकुलेट करूंगा जरा ध्यान देना। तो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे, पे बैक पीरियड इज इक्वल्स टू कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो। सब मशीन का कॉस्ट का कैश आउटफ्लो मालूम है, तो मशीन ए 17,500 बराबर, तो 17,500 डिवाइड बाय कैश इनफ्लो कितना 2200, 7.95 ईयर्स। अभी लिखते हैं ना, बाद में देखते हैं। बी के लिए 12,500 डिवाइडेड बाय 3834, 3.2 ईयर्स। ओके ठीक है, इधर आ जाता हूं। 9,000 डिवाइडेड बाय 2070। अब जो मशीन आपको जल्द से जल्द पैसा देगा आप उसी में इन्वेस्ट करोगे। तो अगर एक की बात करूंगा तो अपना पैसा 17,000 7 साल में रिकवर होएगा, 3 साल में रिकवर होगा, 4 साल में। तो कौन सा मशीन बेटर है? तो आपको सजेस्ट करना है भाई मशीन बी को आपको परचेज करना चाहिए। समझ में आया पे बैक का कंसेप्ट क्या है? यू हैव टू गिव, उसने पूछा है ना सजेशन। तो मशीन बी इज मोर प्रॉफिटेबल एज द पे बैक पीरियड इज 3 years, जो भी जितना मन से। समझ में आया? ये सब अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि इसके अंदर अपने को एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करना है जिसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी, पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। अब तक सिर्फ पे बैक था, नेक्स्ट क्लास में प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।